प्यारे बच्चों नमस्कार। विद्या भारती मैथ्स के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और यह 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमारा पार्ट नंबर 4 है, जो कि परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी शानदार तरीके से तैयारी कर सके। और यदि आप इसी प्रकार के नए वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिल सके। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? बताइए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है, 3 नियम है, 4 नियम है या फिर प्रकाश के परावर्तन का 1 नियम है? तो इस पहले प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं? तो आपको याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ऑप्शन ए जो रहेगा पहले प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2, मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है। बताइए, मनुष्य में श्वसन वर्णक किसमें पाया जाता है? पहला विकल्प है क्लोरोफिल में, बी है हीमोग्लोबिन में, सी है कैरोटीन में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य में श्वसन वर्णक जो पाया जाता है वो पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। किसमें पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में श्वसन वर्णक पाया जाता है। बी विकल्प इस प्रश्न का एकदम सही आंसर रहेगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 3, कीटों में प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? बताइए, कीटों में प्रमुख श्वसन अंग कौन सा होता है? पहला विकल्प देखें गिल्स है, बी है फेफड़ा, सी है ट्रेकिया और डी है गिल कोष्ठ। तो बताइए, कीटों में प्रमुख श्वसन अंग कौन सा होता है? तो ट्रेकिया जो होता है यह कीटों में प्रमुख श्वसन अंग होता है। विकल्प सी ट्रेकिया हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है? समूह में ऊपर से जब नीचे आया जाता है तो जो परमाणु की साइज होती है उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु की साइज जो होती है वो घटती है। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की साइज जो होती है वो क्या होती है? घटती है। विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 5 देखिए, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? बताइए, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या फिर 4 होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहेगा। परीक्षा में आपसे ओजोन का अगर सूत्र पूछा जाए तो आपको O3 याद रखना है, यह जो है ओजोन का सूत्र होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6, प्रकाश के रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम किसमें होता है? बताइए, प्रकाश के रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है, बी है नीले रंग में होता है, सी है पीले रंग में या फिर लाल रंग में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? तो प्रकाश के रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम जो होता है वो लाल रंग में होता है। किस रंग में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल रंग में प्रकाश का जो प्रकीर्णन है यह सबसे कम होता है। विकल्प डी के साथ इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? यहाँ पर प्रश्न में पूछा क्या है? तो मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? पहला विकल्प है फेफड़ा, तो हम जानते हैं उत्सर्जी अंग है, बी है यकृत, यह भी उत्सर्जी अंग है, और डी में दिया है वक्र, यह भी उत्सर्जी अंग है। लेकिन विकल्प सी में जो अग्नाशय दिया है यह उत्सर्जी अंग नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 8 देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितने प्रतिशत होती है? बताइए, वायुमंडल में CO2 की जो
जो मात्रा होती है वो आपको याद रखना है, CO2 की मात्रा वायुमंडल में 0.03% होती है। विकल्प सी जो रहेगा हमारा सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 9 है, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? बताइए, इंद्रधनुष का जो भीतरी हिस्सा होता है वो किस रंग का होता है? पहला विकल्प है लाल रंग का, बैंगनी रंग का, पीले रंग का या फिर हरे रंग का। तो इंद्रधनुष का जो भीतरी हिस्सा होता है यह बैंगनी रंग का होता है। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तो आपको बैंगनी रंग बताना है। विकल्प बी सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? बताइए, चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? बैंगनी दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है या फिर लाल दिखाई देता है? तो चंद्रमा से देखने पर आकाश का जो रंग दिखाई देता है वो काला रंग दिखाई देता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? बताइए, एटीपी में फास्फेट की संख्या आपसे पूछी गई है, कितनी होती है? पहला विकल्प है 1, 2, 3 या 4। तो आपको याद रखना है एटीपी में फास्फेट की जो संख्या होती है वो 3 होती है। एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी याद रखना है? 3 याद रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, मीथेन मुख्य अवयव होता है? बताइए, मीथेन जो है यह किस गैस का मुख्य अवयव होता है? कोल गैस का है, बी है जल गैस का, सी है पेट्रोलियम गैस का, डी है जैव गैस का। तो बताइए, मीथेन जो है यह किस गैस का मुख्य अवयव होता है? तो मीथेन जो है यह जैव गैस का मुख्य अवयव होता है। विकल्प डी जो रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 13 देखिए, एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा रहता है? बताइए, एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा रहता है? 2 सतहों से, 3 सतहों से, 4 से या फिर 5 से? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो एक प्रिज्म जो है यह 5 सतहों से घिरा रहता है। एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? बताइए, नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है यदि वो कम हो जाती है तो कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर जो दृष्टि दोष उत्पन्न होता है वो दृष्टि दोष कौन सा होता है? तो आपको निकट दृष्टि दोष याद रखना है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर जो दृष्टि दोष उत्पन्न होता है वो निकट दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 15 है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? बताइए, मानव के हृदय में कितने कोष्ठ या कक्ष होते हैं? पहला विकल्प है 2, बी है 8, सी है 1, डी है 4। तो बताइए, इस प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो याद रखिए, मानव के हृदय में कोष्ठ या कक्ष जो होते हैं वो 4 कक्ष या कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रह जाएगा। 4 कक्षों में 2 कक्ष होते हैं आलिंद के, 2 कोष्ठ किसके होते हैं? आलिंद के होते हैं। और 2 कक्ष जो होते हैं वो 2 क्या होते हैं? नीलय होते हैं। इस प्रकार से मानव के हृदय में टोटल 4 कोष्ठ जिसमें 2 आलिंद और 2 नीलय होते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 में पूछा है, फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? बताइए, फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। ऑप्शन ए पुंकेसर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, पीतल क्या है? बताइए, पीतल क्या है? पहला विकल्प है धातु है, अधातु है,
मिश्र धातु है या फिर उप धातु है? तो बताइए पीतल क्या है, धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उप धातु है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पीतल आपको याद रखना है मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। यह दो धातुओं से मिलकर बना होता है। इसमें Cu अर्थात कॉपर और प्लस जस्ता Zn इसके अंदर मिश्रण होता है। इन दो धातुओं से मिलकर पीतल बनता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने है। मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? बताइए मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? कॉर्निया से, बी है लेंस से, सी है पुतली से, डी है आइरिस से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? तो मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? तो प्रकाश जो प्रवेश करता है वो कॉर्निया से प्रवेश करता है। विकल्प ए कॉर्निया हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 19 देखिए। 19 नंबर प्रश्न में पूछा है एक स्वस्थ आंख की दूरी बिंदु कितनी होती है? या एक स्वस्थ आंख की दूर का जो बिंदु होता है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर या अनंत? तो एक स्वस्थ आंख का दूर बिंदु जो होता है वो अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 20। रक्त में आयरन की कमी से, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग क्या है? बताइए रक्त में यदि आयरन की कमी होती है तो होने वाला रोग क्या है? पहला विकल्प टीबी दे रखा है, बी है मधुमेह, सी है एनीमिया, डी है उच्च रक्तचाप। तो बताइए रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग क्या है? तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग जो होता है वो एनीमिया रोग होता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग आपको याद रखना है, एनीमिया होगा। ऑप्शन सी एनीमिया बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 21। सल्फाइड एसिड का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है? बताइए सल्फाइड एसिड का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको याद रखना है सल्फाइड एसिड का जो सांद्रण है यह फेन प्लवन के द्वारा किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 22। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण या रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? बताइए दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? पहला विकल्प है बैंगनी, बी है लाल, सी है नीला, डी है पीला। तो दृश्य प्रकाश में लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लाल रंग बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 23। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? बताइए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर, ओम, अर्ग या वोल्ट? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ऑप्शन बी जो रहेगा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 24 की ओर। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? बताइए हरे पेड़ पौधों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसका रंग कैसा होता है? तो हरे पेड़ पौधों में जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के कारण से ही हरे पेड़ पौधे का जो रंग होता है वो हरा होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 25। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? बताइए विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? पहला विकल्प है अमीटर, बी है वोल्टमीटर, सी है गैल्वेनोमीटर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को याद रखिए वोल्टमीटर कहा जाता है। विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वोल्टमीटर कहा जाता है। बी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। वाइटर
इसको क्या कहा जाता है? घेंगा रोग भी कहा जाता है। ग्वाइटर रोग अर्थात घेंगा रोग जो है यह किसकी कमी से होता है? बताइए, ग्वाइटर रोग या घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? चीनी की कमी से होने वाला रोग है, बी है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, सी है रक्त की कमी से होने वाला रोग है, या इनमें से कोई नहीं। तो ग्वाइटर रोग, घेंगा रोग जो होता है हम सभी जानते हैं कि यह आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 देखिए, इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? कौन सा हार्मोन जो है इसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है ऑक्सिन, बी है जिब्रेलिन, सी है एथिलीन, डी है साइटोकाइनिन। तो बताइए इनमें से कौन सा हार्मोन जो है जिसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है? तो याद रखिए, फलों को पकाने के लिए जो हार्मोन का उपयोग किया जाता है वो एथिलीन का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी एथिलीन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 28, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? बताइए, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? ऑक्सिन की तरह है, जिब्रेलिन की तरह है, साइटोकाइनिन की तरह है, या फिर वृद्धिरोधक है? तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो एब्सिसिक एसिड जो होता है यह एक प्रकार का वृद्धिरोधक हार्मोन है। क्या है? एब्सिसिक एसिड जो है यह एक प्रकार का वृद्धिरोधक हार्मोन है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? बताइए, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? पहला विकल्प है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, एंटासिड का, या इनमें से कोई नहीं। तो अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ रहेगा। अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की, जो कि प्रश्न संख्या 30 है। प्रश्न क्रमांक 30 में पूछा है, धातुओं पर अम्ल के प्रभाव से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? बताइए, धातुओं पर अम्ल के प्रभाव से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? पहला विकल्प है हीलियम, बी है हाइड्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है ब्रोमीन। तो बताइए इस अंतिम प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो धातुओं पर याद रखिए, अम्ल के प्रभाव से जो गैस उत्सर्जित होती है वो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। धातुओं पर अम्ल के प्रभाव से हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में टोटल हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया और यह 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमारा पार्ट नंबर 4 था। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, अपने बाकी सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और यदि अभी तक आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके और आप कक्षा 10वीं विज्ञान में अच्छी तैयारी कर सके। तो आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।